तो दोस्तों हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से डिफेंस सेक्टर में कई तरीके के नए इनोवेशन का खुलासा किया गया, जिनमें भारत भविष्य में कैसे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करेगा और कैसे नए नए हथियारों का डेवलपमेंट करेगा, इसके बारे में भी जानकारी था। इवन दोस्तों राजनाथ सिंह के ऐसे महत्वपूर्ण खुलासा करने के बाद और भी कई तरीके के बड़े बड़े खुलासे हो रहा है, जिनमें AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से लेके ब्रह्मोस NG मिसाइल के डेवलपमेंट तक शामिल है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही प्राइवेट और पब्लिक कंसोर्शियम को गवर्नमेंट की तरफ से AMCA प्रोजेक्ट को लेके बड़े अनुमति दिया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लेके बताया जा रहा है कि इसका एक नया प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस NG मिसाइलों को निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, मतलब AMCA प्रोजेक्ट, उसे लेके हाल ही में ही 15,000 करोड़ रुपए के फंड को एलोकेट करने का घोषणा किया गया है और संभावित इस फंड को अगले साल मतलब साल 2022 में ही एलोकेट कर दिया जाए। बेसिकली इस फंड का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA के तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के काम और फर्स्ट कुछ प्रोटोटाइपों को तैयार करने का काम किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट में खाली गवर्नमेंट ओन इन कंपनियों का ही हिस्सेदारी नहीं रहेगा, बल्कि AMCA भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी अपना हिस्सेदारी निभाया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट में जहाँ पे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेजर पार्टनर होगा, तो वहीं पे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में रह सकता है, जिनका अनाउंसमेंट अगले साल के अंत तक मतलब साल 2022 के अंत तक किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट में खर्चा होने वाले जो अमाउंट है उसका 75% मतलब करीबन 1/3 गवर्नमेंट फंडिंग होगा, जिसे ग्रांट इन एड के तहत दिया जाएगा, जबकि बाकी के 25% फंडिंग असल में प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा किया जाएगा जो इन प्रोजेक्टों के लिए सिलेक्ट होगा। फिलहाल टोटल प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही मेजर शेयर होल्डर के रूप में देखा जा रहा है, जबकि जिन कुछ प्राइवेट कंपनियों को लेकर चर्चा हो रहा है, संभावित जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन कंपनियों के साथ एक मीटिंग कर सकता है और इनके चयन के बाद एक नए कंसोर्शियम का भी स्थापना कर सकता है, जिसके जिम्मेदारी में AMCA एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट होगा। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को लेकर भी अटकलें आ रहा है कि इनमें जो महत्वपूर्ण कंपनी हो सकता है वो संभावित टाटा डिफेंस, L&T, VM टेक्नोलॉजी और कल्याणी ग्रुप जैसे कंपनी हो सकता है। ऑलरेडी इन कंपनियों के तरफ से AMCA प्रोजेक्ट में अपने हिस्सेदारी निभाने का इंटरेस्ट भी जताया जा चुका है और दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि शायद इनमें से एक से अधिक कंपनी AMCA प्रोजेक्ट में टायर 1 और टायर 2 के सप्लाई चेन के तहत या फिर डेवलपमेंट पार्टनर के तहत भी जुड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल AMCA प्रोजेक्ट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन टोटली एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो सकता है, मतलब एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तैयार किया जाएगा जो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन करेगा, जो संभावित तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हो सकता है। जबकि एयरक्राफ्टों के पहले कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट प्रेजेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बैंगलोर स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो सकता है। एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट को लेकर बताया जा रहा है कि बैंगलोर स्थित फैसिलिटीज में एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप साल 2025-26 तक तैयार करने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि इसके बाद एयरक्राफ्टों के फुल स्केल प्रोडक्शन को लेकर साल 2029-30 का टाइमलाइन को सेट किया गया है और इस दरमियान ही नए प्रोडक्शन लाइनों में एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होगा। दोस्तों फिलहाल माना जा रहा है कि ADA AMCA प्रोजेक्ट को लेकर जल्द से जल्द गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहता है ताकि प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सके और प्राइवेट कंपनियों के भागीदारियों को आगे लाके प्रोजेक्ट को और तेज किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अब तक के जब सबसे बड़े एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसे हम तेजस के नाम से जानते हैं और इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा मुश्किल है इसके प्रोडक्शन रेट। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को सालाना 8 एयरक्राफ्ट के दर पे निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे और कई गुना बढ़ाना चाहता है और AMCA एयरक्राफ्टों के मामले में भी ऐसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े बोल के ही प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है और साथ ही साथ नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी तैयार किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के साथ साथ तेज रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने का और एक्सपोर्ट मार्केट में अपने दावेदारी को मजबूत करने के भूमिका को निभा सके। दोस्तों अब चलिए जानते हैं ब्रह्मोस NG मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों रविवार के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जब न्यूक्लियर डिटरेंस को एड्रेस करते हुए अपना कुछ बयान दिया गया, तब उनके द्वारा बताया गया कि भारत क्यों ब्रह्मोस मिसाइलों को इतना अधिक तरजीह देता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बयान के मुताबिक भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बल्कि भारत इसे इसीलिए बना रहा है ताकि कोई भी देश भारत के ऊपर गलत निगाह से देख ना सके। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि इंडिया का कभी भी ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो किसी भी देश के ऊपर हमला करे या फिर किसी भी देश के 1 इंच के जमीन के ऊपर भी कब्जा करने का कोई मंसूबा रखे। दोस्तों रविवार के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस को एड्रेस किया गया, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र इसीलिए हुआ क्योंकि
कि ब्रह्मोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कन्वेंशनल हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकता है। जबकि उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के प्रेजेंट में ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सेंटर और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड सेंटर का फाउंडेशन स्टोन भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, ये एक बार तैयार होने के बाद इस सेंटर में सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को निर्माण किया जा सकेगा। यहाँ पे जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का बात कहा जा रहा है, ये असल में ब्रह्मोस मिसाइलों के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस एनजी असल में ब्रह्मोस मिसाइलों के ही छोटे संस्करण है, जिसे कई जगहों में ब्रह्मोस मिनी या फिर ब्रह्मोस एम भी कहा जाता है। और ये आकार में छोटा और वजन में एक हल्का ऐसा मिसाइल होगा जिसे इंडिया के वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के जो एयर लॉन्च वर्जन या फिर ब्रह्मोस ए वर्जन है, ये असल में एक भारी मिसाइल है और इस वजह से इन मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता एयरफोर्स के खाली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के पास है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो क्षमता है उसे देखते हुए एयरफोर्स के हर एक एयरक्राफ्टों को ऐसे मिसाइलों से लैस करना आवश्यक है और इसी कारणों से ब्रह्मोस मिनी या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों में वजन को हल्का और आकार को छोटा किया गया है, लेकिन इसके क्षमता या फिर कहे तो रफ्तार में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में ही रफ्तार के कारण जाना जाता है। यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर कहे तो अब तक दुनिया के सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस एनजी में भी इन बातों का ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एनजी भी ब्रह्मोस मिसाइलों के जैसे मार्क 3 या उससे अधिक रफ्तार का होगा, जबकि इसका रेंज भी करीब 400 किलोमीटर के आसपास होगा। और इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के अलावा राफेल, जैगुआर, मिराज 2000, मिग-29 और तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ भविष्य के तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। दोस्तों इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का वजन करीब 1.5 टन के आसपास हो सकता है और इसका लंबाई 5 मीटर और इसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस एनजी असल में एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से करीबन 50% लाइटर और करीबन 3 मीटर छोटा होगा। फिलहाल मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसे लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को साल 2024 तक आर्म फोर्सेस में इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। जबकि मिसाइलों के टेस्ट को लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संभावित ये टेस्ट साल 2022 से लेकर साल 2024 के दरमियान हो। इवन इसे खुफिया भी रखा जा सकता है और मिसाइल संपूर्ण तैयार होने के बाद ही इसके बारे में जानकारी दिया जा सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल खाली एयर लॉन्च वेरिएंट में नहीं बल्कि इसके लैंड बेस्ड वेरिएंट और सबमरीन बेस्ड वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के तुलना में ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के रडार क्रॉस सेक्शन और कम होगा, मतलब ये और अधिक स्टेल्थी होगा। ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार इस्तेमाल करने का भी बात कहा जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। दोस्तों इसके जो सबमरीन लॉन्च वेरिएंट है उसे लेकर यह भी बताया जा रहा है कि संभावित ये सबसे पहले इंडिया के प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में किया जा सकता है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट ऐसे करीबन 3 मिसाइलों को एक साथ कैरी करने का क्षमता रखेगा और इसका मतलब यह है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट अब और घातकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में समर्थ होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।